सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के वीडियो में। कल हमने कंजम्पशन थ्योरी का प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में चर्चा की थी। उनके मध्य कैसा संबंध है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी को कंटिन्यूटी में लेते हुए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस नियम को हरमन हेनरिच गॉसन ने प्रतिपादित किया था 1854 में, किंतु इसका प्रमुख श्रेय जाता है प्रोफेसर मार्शल को। गॉसन के अनुसार The magnitude of one and small satisfaction when we continue to enjoy it without interruption continuously decreases until satiation is reached। अर्थात गॉसन ने कहा कि हम किसी वस्तु की इकाइयों का जब निरंतर बिना रुकावट के प्रयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, तो हमें जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वो निरंतर घटती चलती है, और जब तक कि सेशिएशन या सेशिएटी पॉइंट हम प्राप्त अनुकूलतम बिंदु को प्राप्त नहीं कर लेते। तो इस प्रकार से यह नियम इस बात को बताता है कि किसी भी वस्तु की इकाइयों का निरंतर उपभोग करने से यद्यपि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है प्रारंभ में, किंतु सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती चलती है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो लिमिटेड है, अर्थात जो आवश्यकता की तीव्रता है वो निरंतर घटती है। जैसे जैसे व्यक्ति को अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त होती जाती हैं वस्तु की, तो उससे जो आवश्यकता की तीव्रता है वो निरंतर कम होती चलती है, इसीलिए उसकी सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती है। इस चित्र में यूनिट्स ऑफ एप्पल, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को बताया गया है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता एक हाइपोथेटिकल यूनिट यूटिल्स में दर्शाई गई हैं। यह टेबल इस बात को बताती है कि जैसे जैसे एप्पल की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, कुल उपयोगिता बढ़ती है। पाँचवीं इकाई या पाँचवीं एप्पल पे कुल उपयोगिता अधिकतम है। ये पॉइंट ऑफ सेशिएशन या सेशिएटी कहलाता है। इसके बाद अगर एप्पल की इकाइयों का सेवन बढ़ाया जाता है तो उससे डिसयूटिलिटी अनुपयोगिता प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता घटती है 45-35 इस प्रकार से। सीमांत उपयोगिता विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी, यह दर्शाई गई है कि कुल उपयोगिता निरंतर घट रही है, किंतु जब कुल उपयोगिता पॉजिटिव है तो सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है, अर्थात जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है वहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य है, और जब कुल उपयोगिता घटती है 50 से 45 और 35 की तरफ, तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक -5 और -10 होती है। इसी बात को इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पाँचवीं इकाई पर पॉइंट ऑफ सेशिएटी अधिकतम कुल उपयोगिता है Q बिंदु पर, और इसके बाद अगर एप्पल की इकाइयों का निरंतर सेवन बढ़ता है तो कुल उपयोगिता का वक्र घट रहा है और सीमांत उपयोगिता शून्य के बाद ऋणात्मक होती है। एक्स अक्ष पर एप्पल की इकाइयाँ हैं और वाई अक्ष पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को यूटिल्स में दर्शाया गया है। इस नियम की
कुछ सीमाएं हैं या ये नियम यद्यपि यूनिवर्सल है, किंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये तभी लागू हो सकता है जब वस्तुएं समरूप हों, अर्थात जो उसका वेट है और जो क्वालिटी है वो समरूप होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, यदि एप्पल का सेवन कर रहा है और पहली एप्पल खट्टी है किंतु दूसरी एप्पल मीठी है, तो इस स्थिति में दूसरी एप्पल के सेवन करने से उसकी सीमांत उपयोगिता घटने की जगह बढ़ सकती है। दूसरा इसी प्रकार से जो लिमिटेशन है वो है नो चेंज इन टेस्ट, अर्थात जो उपभोक्ता है उसकी आदतों में, रुचि में, फैशन में, कस्टम्स में, उपभोग में और आय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो निरंतर वस्तु की इकाइयों के उपभोग को बढ़ाएगा तो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने वाली निरंतर घटती चलेगी। इसके बाद है कंटिन्यूटी, यानी कि जो वस्तु का उपभोग है वो निरंतर होना चाहिए, उसमें कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, और वह एक निश्चित समय पर होना चाहिए। और अगर उसमें ब्रेक होता है तो कुछ समय बाद जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ भी सकती है। इसलिए यह नियम यह मानकर चलता है कि जो वस्तु का उपभोग है वो निरंतर है, कंटिन्यूटी बरकरार है। फिर है सूटेबल साइज यूनिट्स, यानी कि जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसका साइज़ जो है वो सूटेबल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है और आप उसको एक चम्मच से एक चम्मच करके पानी पिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सीमांत उपयोगिता घटने की जगह बढ़ेगी। फिर इसी प्रकार कांस्टेंट प्राइस, यानी कि जो वस्तु की कीमत है और जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत है वो स्थिर रहनी चाहिए उस अवधि में। फिर इंडिविजिबल गुड्स, अर्थात अविभाज्य वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, यह मानना है, क्योंकि जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी एक समय अवधि में उपयोगिता की गणना करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी उपयोगिता एक समय पर्यांत या एक समय अवधि में स्प्रेड हुई होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति 5 स्कूटर्स नहीं खरीदेगा या 6 टीवी सेट नहीं खरीदेगा। एक ही स्कूटर और एक ही टीवी सेट या एक ही सिलाई की मशीन से उसकी उपयोगिता जो है एक लंबे समय के लिए उसका उपभोग उसके द्वारा किया जाता है और वो उपयोगी होती है। इसके बाद हम आए कि हम यह नियम यह मानकर चलता है कि उपभोक्ता जो है वो आर्थिक मानव है, जो कि रैशनल बिहेवियर है उसका या रैशनली बिहेव करता है, यानी कि वो किसी भी मादक वस्तु या जैसे शराब या ओपियम आदि का उपयोग नहीं करता, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता घटने की जगह बढ़ती है, जो कि इस नियम का अपवाद है। और यह माना जाता है कि उपभोक्ता जो है वो रैशनल कंज्यूमर होता है। फिर इसके अतिरिक्त जो वस्तुएं हैं वो ऑर्डिनरी टाइप की मानी गई हैं, अर्थात जो जैसे एंटीक वस्तुएं हैं या हॉबी गुड्स हैं या स्टैम्प्स हैं या कॉइन्स हैं, ऐसी वस्तुओं में डायमंड्स हैं, ऐसी वस्तुओं में सीमांत उपयोगिता का यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसी वस्तुएं में जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने की जगह बढ़ती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति को अतिरिक्त
मुद्रा प्राप्त होती है या मुद्रा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है तो उसकी इंटेंसिटी घटती है। और यद्यपि जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट डज नॉट बिकम जीरो बट इट डेफिनेटली फॉल्स एज अ पर्सन अक्वायर्स मोर एंड मोर ऑफ मनी। और इसी के अनुरूप हम देखते हैं कि जो रिच व्यक्ति है या जो धनी व्यक्ति है उसके लिए सीमांत उपयोगिता मुद्रा की कम होती है और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। इसके लिमिटेशंस के पश्चात हम इस नियम की महत्व को देखते हैं कि ये नियम किस प्रकार से व्यावहारिक थ्योरेटिकल जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम के आधार पर कई और नियम आधारित हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस आदि सभी इस नियम पर आधारित हैं। लॉ ऑफ डिमांड जैसे हम अगर देखें तो मांग का नियम क्या बताता है कि जैसे कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घटती है। इसके विपरीत अगर कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। तो और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये दर्शाता है कि अगर व्यक्ति के पास 1 रुपया है तो वो विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार से वितरित करता है कि सभी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता निरंतर बराबर हो, तभी उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता की बचत का तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी मुद्रा देने को तत्पर है और वास्तव में वो जो कीमत चुकाता है, उन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो ये तीनों नियम ही हमारे उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ निरंतर बढ़ती हैं तो उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। तो एक उत्पादक अपनी वस्तुओं को, अतिरिक्त वस्तुओं को किस तरह से बेचेगा? वो तभी बेच पाएगा अतिरिक्त वस्तुओं को जब उसमें, उसके डिज़ाइन में, उसके पैटर्न में, उसकी पैकिंग में, उसकी वैरायटी में विभिन्नता होगी या वो उसमें अधिक वैरायटी ला पाएगा, तभी वो अपनी अतिरिक्त वस्तुओं को बेचने में कामयाब हो पाएगा। तो ये नियम वस्तुओं के उत्पादन में एक प्रकार से वैरायटी लाने पर जोर देता है। फिर हम आगे देखें तो ये नियम जो है वो पूर्ति के नियम को भी सार्थक करता है या उसको प्रतिपादित करता है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है तो उसकी कीमत घटती है। और कीमत घटने का कारण यही है कि जैसे जैसे वस्तुओं में स्टॉक में वृद्धि हो रही है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती जाती है, जिसके कारण उसकी वस्तु की कीमत में निरंतर गिरावट आती है। अब एडम स्मिथ का जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स का नियम था, जो धारणा थी, वो भी इस नियम के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। जो वाटर डायमंड विरोधाभास है उसके अंतर्गत यह है कि पानी जो कि बहुल्य है या अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिसकी कुल उपयोगिता बहुत अधिक है, किंतु अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है और इसीलिए उसकी कीमत कम है। जबकि डायमंड जो स्केर्स है, जो कि कम मात्रा में, अल्प मात्रा में पाया जाता है, जिसकी कुल उपयोगिता बहुत नहीं है किंतु सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि वो अल्प मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जब डायमंड्स की सीमांत उपयोगिता अधिक होने के कारण उसकी कीमतें भी बहुत अधिक
होती हैं। तो इस प्रकार से जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है उसका स्पष्टीकरण भी इस नियम के द्वारा किया जा सकता है। इसके उपरांत हम आते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन इन टैक्सेशन, यानी कि यह नियम इस बात को सार्थक करता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उस पर कर की दर जो है वो निरंतर बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स को सपोर्ट करता है और इस बात को स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी व्यक्ति की उस पर कर की दर बढ़ेगी, जिस कारण वो जो सीमांत उपयोगिता है मुद्रा की वो कम होती जाती है जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है। और अंत में यह नियम समाजवादी समाज की स्थापना, समान वितरण, आय और संपत्ति के वितरण पर भी जोर देता है और ये बताता है कि क्योंकि जो अमीर वर्ग है या रिच क्लास है उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए ये एडवाइजेबल है कि जो उनकी अतिरिक्त संपत्ति है उसको सरकार को कर के द्वारा प्राप्त करना चाहिए और गरीबों जिनकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बहुत ऊंची है उसमें उस अक्वायर्ड वेल्थ को वितरित करना चाहिए, तभी समाजवादी समाज की स्थापना संभव है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में इस नियम का स्पष्टीकरण देखा। यह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसको चित्र और टेबल के द्वारा इसकी किस प्रकार से व्याख्या की गई है और इसके क्या महत्व है, इन सब की चर्चा हमने इस वीडियो में की। और नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।